गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब है कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल क्लासरूम में आप सबका वेलकम है। आज हम लोग क्लास 9th बिहार बोर्ड के लिए पहला सेशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको फिजिक्स शुरुआत करूंगा। ठीक है, बीच में मैं मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सब्जेक्ट्स के भी आपको वीडियोस देते रहूंगा। लेकिन आज सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर, हमारा मोशन यानी गति। यस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गति क्या चीज होता है इसको समझना है। लेकिन गति में आपको यह देखना है कि जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की तुलना में समय के सापेक्ष अपने स्थान में परिवर्तन करता है, तब उस वस्तु को किस में कहते हैं? गति में कहते हैं। यस, ध्यान दीजिएगा, गति की परिभाषा क्या है। गति यानी मोशन। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की, दिख रहा है, तुलना में समय के सापेक्ष, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की तुलना में समय के सापेक्ष अपने स्थान, या इसको स्थिति भी बोल सकते हैं, में परिवर्तन करता है या परिवर्तन लाता है, तब उस वस्तु को गति में कहा जाता है। यस, यानी किसी अन्य वस्तु की तुलना में यदि समय के अनुसार वो अपने स्थिति में परिवर्तन लाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गति कहेंगे। यस और नो? ठीक है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक, तो आप वहां पर बैठे हुए हैं, आप पढ़ रहे हैं और मैं यहां पर हूं। मान लिया जाए हम क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, ठीक। अब आप वहां पर हैं, अब अभी हमारे और आपके बीच की दूरी मान लिया जाए 10 मीटर है। आप और हमारे बीच का फासला 10 मीटर है, और मैं और थोड़ा पीछे चला जाऊं, यानी मैंने स्थान में परिवर्तन कर लिया और दूरी अब बढ़ गया, कितना? 15 मीटर हो गया। यस, ठीक है, तो मैंने क्या किया? आपके रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को क्या किया? अपनी स्थिति को मैंने क्या किया? चेंज किया, या इधर आ गया या इधर आ गया, तो अपने स्थिति में मैंने परिवर्तन किया। यस और नो? तो मैं स्थिति में परिवर्तन किया, इसीलिए मैं किस में हो गया? गति में हो गया। यस और नो? यानी गति मतलब सिंपल वे में चलना, मूव करना। क्लियर है? और मूव जब भी करेगा तो अपने पोजीशन को चेंज करेगा कि नहीं? अभी मेरा ये पोजीशन है, राइट, अब इसी पोजीशन में हम हैं, इसका मतलब कि हम गति में नहीं है, लेकिन हम ऐसे मूव कर गए, इधर हो गए या इधर हो गए, पोजीशन चेंज किए, तो मैंने अपना प्लेस बदला, तो मैं किस में हो गया? गति में हो गया। कोई कंफ्यूजन? राइट, ध्यान दीजिएगा, यानी गति का मतलब हुआ स्थान में परिवर्तन, स्थान या स्थिति में क्या? परिवर्तन, चेंज इन पोजीशन। क्लियर है? तो ये क्या हुआ? हमारा गति हो गया। यस, और गति का ठीक उल्टा क्या होता है? विराम। ध्यान दीजिएगा, विराम यानी रेस्ट। ठीक उल्टा, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की तुलना में अपने समय के सापेक्ष अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, तब उसे क्या कहेंगे? विराम में कहेंगे। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की तुलना में
समय के सापेक्ष, बहुत आसान है डिफिनीशन, यहां सापेक्ष स्थान में परिवर्तन लाता है और इसमें हो जाएगा नहीं लाता है। ठीक हो जाएगा, सब चीज सेम का सेम रहेगा। तो जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की तुलना में समय के सापेक्ष अपने स्थान या स्थिति लिख सकते हैं में परिवर्तन नहीं लाता है, तब उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। विराम में क्या होता है? कहा जाता है। यानी बॉडी किसमें होता है? रेस्ट में होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जिस वस्तु के सापेक्ष या जिस वस्तु की तुलना में हम अपने स्थान में परिवर्तन लाते हैं, उस वस्तु को यानी जिससे हम तुलना करते हैं, उस वस्तु को रिफरेंस फ्रेम यानी रिफरेंस पॉइंट भी कहा जाता है या रिफरेंस ऑफ फ्रेम भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, जिस वस्तु की तुलना में स्थिति में परिवर्तन को लिया जाता है, उसे रिफरेंस पॉइंट आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, रिफरेंस पॉइंट कहते हैं या रिफरेंस फ्रेम, रिफरेंस फ्रेम भी कहते हैं। जैसे इसको समझिए, जैसे मान लिया जाए ये एक वस्तु है, ये रेस्ट में है, रेस्ट मतलब विराम अवस्था में है। ठीक, ये ए वस्तु है विराम अवस्था में और ये बी वस्तु है। ये वस्तु अभी इसके बीच की दूरी मान लिया जाए 5 मीटर है। थोड़ा देर बाद बी पोजीशन घसका के कहां आ गया? यहां आ गया। यस, ठीक है, यहां से चल के यहां आ गया, तो अब इसके बीच की दूरी मान लिया 6 मीटर हो गया। फिर बी पहुंच के यहां आ गया, तो अब इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा? मान लिया 8 मीटर हो गया। यानी आप क्या देख रहे हैं? ए अपने जगह पर है, लेकिन ए की तुलना में बी अपने पोजीशन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो ए को ही क्या बोला जाएगा? रिफरेंस पॉइंट। कोई कंफ्यूजन? ए को क्या कहेंगे? रिफरेंस पॉइंट कहेंगे। यस और नो? जैसे दीवार अपने जगह पर स्थिर है और हम दीवार के पोजीशन के अनुसार हम अपना पोजीशन बदल रहे हैं। दीवार तो वहीं पर जगह है, लेकिन हम बदल रहे हैं अपने पोजीशन को, तो दीवार को क्या कहा जाएगा? रेफरेंस पॉइंट कहा जाएगा, क्योंकि उससे तुलना कर रहे हैं अपने पोजीशन का। बात मेरी समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ध्यान दीजिए, विराम और गति एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं। विराम एवं गति एक दूसरे के क्या होते हैं? सापेक्ष होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वस्तु दुनिया में 2 ही स्टेट में होगा, या तो वो विराम में होगा या तो गति में होगा। यस और नो? जो वस्तु गति में है इसका मतलब विराम में नहीं है, और जो विराम में है वो गति में नहीं है। गति खत्म हुआ तो विराम हो जाएगा, विराम खत्म हुआ तो गति। जैसे अभी हम दौड़ रहे हैं तो हम गति में हैं, हम रुक गए तो विराम में हो गए, फिर दौड़ना चालू हो गए, गति में आ गए। यानी गति टूटा तो विराम में हो गया, विराम टूटा तो गति में हो गया। दोनों एक दूसरे का रिलेटिव है। यस और नो? ठीक है। दूसरा चीज एक और है कि दुनिया में कोई भी वस्तु कंप्लीट रेस्ट में नहीं रह सकता है। कोई भी वस्तु एब्सोल्युटली रेस्ट में नहीं है, विराम में नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहां रुके हैं, खड़े हैं, तो हम तो लग रहा है उस दीवार की तुलना में हम क्या है? दीवार की तुलना में हम लोग रेस्ट में हैं। लेकिन हम लोग पृथ्वी पर खड़े हैं और आप सबको पता है कि पृथ्वी क्या हो रही है? अपने अक्ष पर क्या कर रही है? घूम रही है। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूम रही है तो उस पर रखी हुई हर वस्तु घूम रही है कि नहीं घूम रही है? यस।
तो हम तुलना कर रहे हैं दीवार से इसलिए रेस्ट में है, लेकिन एक्चुअल हम लोग रेस्ट में नहीं है। हम सब चीज, एवरीथिंग, इस ब्रह्मांड का सब चीज क्या है, मोशन में है। क्लियर है? ठीक है, नोट डाउन करें। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे, विराम गति का परिचय हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशि। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। ठीक, देखिए सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, वैसी राशि जिसे मापा जा सके, राइट, उसको बोलते हैं भौतिक राशि। दो तरह के राशि होते हैं, भौतिक राशि और अभौतिक राशि। ठीक, वैसे राशि जिसको नहीं मापा जा सकता है उसको अभौतिक राशि बोलेंगे, और जिसे मापा जा सकता है उसको बोलते हैं भौतिक राशि। ठीक है, आप यहां भी देख सकते हैं इसको। वैसी राशि जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। वैसी राशि जिसे मापा जा सकता है उसे कौन सी राशि बोलते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे। कितने प्रकार के होंगे भौतिक राशि? दो प्रकार के होंगे। एक होगा सदिश राशि और दूसरा होगा अदिश राशि। सदिश राशि को हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, TOR, वेक्टर क्वांटिटी। स्पेलिंग समझ में आ रहा है? QUANTITY। और स्केलर, इसको अदिश को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? यानी भौतिक राशि दो प्रकार के हुए, सदिश राशि और अदिश राशि। ठीक है, अभी पहले हम सदिश के बारे में पढ़ेंगे, फिर किसके बारे में पढ़ेंगे? अदिश के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं सदिश राशि के बारे में। वापस लिखते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अंग्रेजी जानना बहुत जरूरी है आप सब लोगों को। सदिश राशि परिभाषा क्या है? वैसी राशि जिसके पास परिमाण एवं दिशा दोनों हो। क्या क्या हो? परिमाण एवं दिशा दोनों हो, उसे भौतिक राशि कहते हैं। वैसी राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। इंग्लिश में those quantities which have both क्या magnitude and direction are called वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। दो चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। क्या क्या होता है साहब? परिमाण और दिशा। याद रखिएगा, परिमाण और दिशा दोनों होता है, उसे क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। ये परिभाषा है हमारा सदिश राशि का।
देखिए सदिश राशि का उदाहरण क्या क्या होगा। तो सदिश राशि का पहला उदाहरण हम लिखेंगे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वेग, वेलोसिटी, त्वरण, एक्सेलरेशन। क्लियर है। बल, फोर्स, संवेग, मोमेंटम, आवेग, इंपल्स, ईटीसी। यानी ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? आपके सदिश राशि के एग्जाम्पल है। ध्यान रखना है कि सदिश में दो चीज मैंने इंपॉर्टेंट बताया। सदिश राशि में दो बात इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है भाई? तो पहला है परिमाण और दूसरा है क्या? दिशा। परिमाण और दिशा दोनों होना चाहिए। परिमाण को अंग्रेजी में बोलते हैं मैग्नीट्यूड और दिशा को आप सब जानते हैं डायरेक्शन बोलते हैं। क्लियर है। यहां एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। परिमाण में दो चीज आता है। परिमाण में आता है आंकिक मान। परिमाण का क्या मतलब हुआ? आंकिक मान और प्लस इकाई। इकाई यानी यूनिट। ये दोनों मिला के क्या बन जाता है? परिमाण बन जाता है। जैसे समझिए, गौर कीजिएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर ये 4 क्या है? ये 4 है आंकिक मान और मीटर पर सेकेंड क्या है? यूनिट, इकाई है। इसी को बोलते हैं यूनिट। यूनिट क्या है इसको समझना है एक सिंपल वे में, कि जैसे आप 5 लिखे तो 5 से क्या पता चलता है? कुछ भी पता नहीं चलता है, राइट। लेकिन अगर आप यहां कर दें 5 मीटर, तो 5 मीटर से क्या पता चला कि ये किसके बारे में बताया जा रहा है? लंबाई के बारे में बताया जा रहा है। यस। यहां अगर 5 सेकेंड लिख दें तो किसके बारे में बताया जा रहा है? समय के बारे में बताया जा रहा है। यहां अगर हम कर दें 5 न्यूटन, तो किसके बारे में बताया जा रहा है? बल के बारे में बताया जा रहा है। अगर यहां लिखेंगे 5 एम्पियर, तो किसके बारे में बताया जा रहा है? विद्युत धारा के बारे में बताया जा रहा है। यस। यहां अगर लिखे 5 और पास्कल, पास्कल यानी बल के बारे में, ये दाब के बारे में बताया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अंक है, ये संख्या है, लेकिन संख्या में ये इकाई जोड़ने से आपको पता चल जाता है कि किस भौतिक राशि का क्या किया गया है, ये निरूपण किया गया है। यस और नो? ठीक है। न्यूटन है तो बल, और यही सेकंड बदल गया तो समय, और मीटर बदल गया तो लंबाई। यानी किसी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए उसमें इकाई लगाया जाता है, तभी पता चलता है। यस और नो? ठीक है। तो ये अंक और इकाई यानी आंकिक मान और इकाई यानी यूनिट दोनों मिल जाता है। ये दोनों का सम्मिलित रूप, इसी के रूप को, दोनों को मिला के एक नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं क्या? परिमाण। यस। यानी परिमाण में दो चीज आएगा, अंक आएगा और इकाई आएगा। यस और नो? ठीक है। जैसे 10 क्या है? परिमाण है। तो आपका आंसर होगा नहीं, 10 परिमाण नहीं है। लेकिन इसी में 10 हम मीटर लगा दें तो पक्का पक्की ये क्या हो जाएगा? परिमाण हो जाएगा। क्यों ये परिमाण होगा? क्योंकि इसमें अंक भी है और मात्रक भी है, इस वजह से ये क्या कहलाएगा? परिमाण। यानी भौतिक राशि में दो चीज होगा, ये सदिश राशि में आंकिक मान और इकाई मिलकर क्या हो जाएगा? परिमाण। परिमाण समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगला देखिए पॉइंट इसमें। अब मुझे बताइए, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि भौतिक राशि में
या सदिश राशि में आंकिक मान, इकाई एवं दिशा होते हैं। अब इस भाषा को समझिएगा। मैंने बोला कि सदिश राशि में परिमाण और दिशा होता है, तो आंकिक मान और इकाई मिलके तो परिमाण बन ही गया ना, और साथ में क्या बन गया? दिशा। यस, ठीक है। तो जैसे देखिए यहां पर, जैसे अगर बात करेंगे यहां पर बल की बात करेंगे, तो बल बराबर 4 न्यूटन पूरब की ओर दिख रहा है। 4 न्यूटन किधर? पूरब की ओर। तो यहां आप देख रहे हैं ये 4 न्यूटन क्या है? बोलिए, परिमाण है। 4 न्यूटन क्या है? परिमाण। और पूरब की ओर जो है वो क्या है साहब? दिशा है। इससे साफ पता चलता है कि सदिश राशि में दो चीज होता है। क्या होता है? परिमाण और दिशा। और परिमाण को दो पार्ट में बांट दिया, आंकिक मान और इकाई दोनों मिल गया, तो क्या हो गया? परिमाण हो गया। ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, सदिश राशियों को तीर के चिन्ह, जिसको बोलते हैं एरो, द्वारा व्यक्त करते हैं। एरो द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, बल है तो बल का संकेत F होता है, F के ऊपर तीर लगा दीजिए तो ये सदिश राशि का संकेत हो गया। ठीक। संवेग, संवेग का संकेत P होता है, P के ऊपर ऐसे लग जाएगा ये सदिश राशि, यानी ऊपर तीर का चिन्ह किस बात को बताता है? सदिश राशि को बताता है। ठीक है, ये उसका संकेत हो गया। अब यहां ध्यान देना है आपको, ये तीर है, ध्यान दीजिएगा। तीर की लंबाई जो है, चूंकि आपको पता है कि सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो तीर की जो लंबाई है वो परिमाण को बताएगा, और तीर का जो हेड है, सिर है, वो किसको बताएगा? दिशा को बताएगा। तीर की लंबाई बताएगा किसको? परिमाण को बताएगा। यस। और तीर का सिर, सिर यानी हेड, ये हेड जो हुआ, एरो हेड, ये बताएगा किसको? दिशा को बताता है। ठीक। अब ये बताइए कि एक ये है और एक आपका ये है। अब इसमें बताइए किसका परिमाण ज्यादा है? दोनों की दिशा सेम है क्योंकि हेड एक ही ओर है, लेकिन परिमाण किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा परिमाण है। इसको मान लिया ये बल है, ये F1 है, और ये मान लिया जाए बल F2 है। तो मुझे बताइए कौन बड़ा है? तो F1 जो होगा वो बड़ा होगा किससे? F2 से। क्यों बड़ा होगा बताइए? क्योंकि ये ज्यादा बड़ा लंबाई है इसलिए इसका परिमाण ज्यादा है, और इसका छोटा है इसलिए परिमाण कम है, लेकिन दोनों की दिशा एक ही ओर है। देख रहे हैं आप? कोई कंफ्यूजन? तो आपको सदिश राशियों में आप तीर का लंबाई परिमाण को बताएगा और तीर का सिर उसकी दिशा को बताएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सदिश राशि जो है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, याद रखेंगे। सदिश राशियां धनात्मक, धनात्मक यानी पॉजिटिव, ऋणात्मक यानी नेगेटिव, या शून्य, शून्य माने जीरो हो सकते हैं। जीरो भी हो सकते हैं, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी। भी यानी बेग, बेग मान लिया 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहां प्लस हो गया किधर? उत्तर की ओर। डायरेक्शन देना पड़ेगा। ठीक, यहां प्लस में है, इसमें भी क्या हो जाएगा? -5 मीटर पर सेकेंड दक्षिण की ओर। ये परिमाण है और ये क्या है? दिशा है, लेकिन साइन क्या है? माइनस। और यहां ये भी हो सकता है जीरो, ये भी हो सकता है। ठीक, तो 0 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनल क्या हो गया? जीरो ही हो गया ना। ठीक है। डायरेक्शन लिख सकते हैं आप पूरब की ओर।
ठीक, तो यहां प्लस भी होता है, माइनस भी होता है और क्या होता है, जीरो भी होता है। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बहुत चीज पता चल जाता है सदिश और अदिश में अंतर। सदिश राशियों को सामान्य बीज गणितीय विधि द्वारा या अंक गणितीय विधि द्वारा जोड़ा नहीं जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, सदिश राशियों को, ये सब जो पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सदिश और आगे मैं अदिश पढ़ाऊंगा, तो सदिश और अदिश में अंतर में भी आपको लिखने को काम आएगा और साथ में सदिश का पूरा कॉन्सेप्ट आपके अंदर आ जाएगा। सदिश राशियों को सामान्य बीज गणितीय या अंक गणितीय विधि द्वारा जोड़ा नहीं जाता है। जैसे F1 मान लिया, F1 माने पहला बल मान लिया जाए 10 न्यूटन और F2 मान लिया जाए 20 न्यूटन। तो अगर सामान्यतः जोड़ना है किसको, F1 और F2 को, अगर ये अलजेब्रा के हिसाब से जुटता तो F1 प्लस F2 बराबर कितना होना चाहिए था, 10 प्लस 20, 10 और 20 जोड़ते तो क्या होना चाहिए था, ये 30 न्यूटन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, राइट। लेकिन चूंकि ये सदिश राशि है इसलिए इसमें ये 30 न्यूटन नहीं होगा, यहां नॉट इक्वल लिख दिए हैं, यस और नो, ठीक है। इसका मतलब इस तरीके से इसको जोड़ा नहीं जाता है। इसको जोड़ने के लिए स्पेशल लॉ आता है, स्पेशल नियम आता है, जिसको स्पेशल रूल आता है, जिसको बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, यानी सदिश को जोड़ने का लॉ या रूल या नियम आता है, यस और नो, ठीक है। तो ये हमारा किसका काम हो गया, सदिश राशि का काम हो गया, ठीक।